हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसीएस चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री के लिए जो करंट की सीरीज़ में चला रहा हूँ उसमें हम करेंगे दृष्टि की मार्च की जो मैगज़ीन आती है उसको। दोस्तों, पिछले फरवरी में जो हमने मैगज़ीन की थी उसमें पीड़ित समुदाय जो है एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें देखे थे। तो उसमें हमने देखा था कुर्दों को, यजीदी को और रोहिंग्या को। ठीक है, अब उसकी ही एक सीरीज़ है जो हम आगे देखते हैं। बलूच, उइगर और साहेल वासी, इन तीन को हम देखेंगे। बलूच को आप जानते हैं, बलूचिस्तान, जिनका ये एरिया जो पड़ता है अफ़गानिस्तान में, इराक में और जो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का टोटल जो एरिया है उसके हिसाब से हम देखें तो 44% जो है इनका मांग चलती रहती है लगातार से कि हमको आज़ाद किया जाना चाहिए। देश आज़ाद हुआ था उस टाइम ये मांग जो थी प्रबल थी, लेकिन उसके बाद जो है उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम आ रही है जब सीपैक जो चाइना वहाँ से निकाल रहा है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मानवाधिकारों का हनन जो है किया जा रहा है लगातार। अब वैसे भी वो क्षेत्र ऐसा है जो बहुत खनिज के हिसाब से देखें तो बहुत धनी है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ का कुछ नहीं है, एजुकेशन डाउन है और लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक बना हुआ, जिसके जो है नेता हैं नवाबजादा मर्री। तो नवाबजादा मर्री का ये कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तानी जो होते हैं डेलीगेट्स, वो जाके हुर्रियत के नेताओं से या और जो नेता हैं कश्मीर के अलगाववादी नेता जो हैं उनसे लगातार सीधे तौर पे जाके मिलते हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करते हैं वो। तो इस तरह से इंडिया हमारे साथ क्यों नहीं करता, इंडिया हमारे साथ खुल के क्यों नहीं आता। रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह यूएन में मुद्दा उठाने की बात होती है तो इनकी मांग इतनी ऊंची जो है नहीं उठ पाती, क्योंकि वजह इसकी है कि आप जब तक किसी देश का सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक आपकी आज़ादी की बात वहाँ तक कौन पहुँचाएगा। तो इनका ऐसा मानना है कि इंडिया को हमारी मांग जो है प्रबल तरह से जो है दूसरे देशों के साथ में, यूएन में और बड़े बड़े जो मानवाधिकार के जो संस्थान हैं उनके साथ में जो है कोशिश करनी चाहिए भारत को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। अगला है उइगर। तो उइगर के एक नेता हैं डोलकन ईशा। मुद्दा ये है, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा सकता है क्योंकि डोलकन ईशा को भारत ने जो है उनको वीज़ा दिया था इंडिया आने के लिए, लेकिन बाद में इंटरपोल के जो है इनको जो है उन्होंने घोषित कर दिया था जो भी। तो उसमें इलीगल माना था कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि किसी भगोड़े को वो अपने यहाँ जो है पनाह दे रहा है। तो वजह ये हुई थी कि रेड जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल जो क्राइम के लिए बना हुआ है हेड उनका, तो उसका हेड अभी हाल ही में चाइनीज़ एक बन गया है। तो इसकी सहायता से चीन ने ऐसा कर पाया और एक तरफ से ये इंडिया को उनका जो वीज़ा था वो कैंसिल करना पड़ा। ये बात करते हैं चीन का जो सिंजियांग जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। वहाँ पर ये इस्लामिक लोग हैं उइगर, और ये जो है चीन के सिंजियांग प्रांत में रहते हैं और इनका जो मूवमेंट है वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से ये लोग चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये उइगर जो थे वो सिंजियांग जो प्रांत है चाइना का, वहाँ पर ये लोग बहुसंख्यक में थे, समझ सकते हो। मतलब बाकी जगह जैसे बलूचिस्तान की बात मैं करूँ, सहलवासी की बात करूँ, अगर यजीदी की, कुर्दों की, रोहिंग्या की, तो ज़्यादातर ये जितने समुदाय हैं ये अपनी जगह अल्पसंख्यक थे। लेकिन ये उइगर के साथ में ऐसा नहीं है। जो चीन का जो सिंजियांग क्षेत्र है यहाँ पर उइगर जो है बहुसंख्यक है, वहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हान जाति है चाइना की, वो ज़्यादातर वो अब लोग वहाँ माइग्रेट करके वहाँ लोग चाइना जानबूझ के उनको वहाँ बसा रहा है। और जबकि देखा जाए तो धर्म में दोनों के अंतर है और चाइना फिर मनमानी भी करता है, बहुत तरह के जो मानवाधिकार का हनन उसके द्वारा जो है किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ जो है डोलकन ईशा आवाज़ उठाते हैं। तो डोलकन ईशा को पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाईलाइट में रहा था। अगला है साहेलवासी को। तो देखें तो उत्तरी अफ्रीका का जो एरिया है, एरिट्रिया का और दक्षिण सूडान का, चाड का, अल्जीरिया का, तो ये वाला एरिया आता है इसमें। और एक तरह से इनकी सबकी समस्याओं से अलग अगर हम साहेलवासी की देखें तो इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इनके पास खाने को खाना भी नहीं है। इनके पास में लोग वहाँ पर भूख से मर रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका मतलब जो सहारा का जो रीजन है उसकी ये बात हो रही है, तो वहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। तो यूएन ने जो है कई प्रोग्राम इसके ऊपर चला भी रहा है। तो बाकी समुदाय से अगर देखा जाए खाने की समस्या को लेके, तो यहाँ पर लोग भूख से मर जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पिछड़े में आ जाएगा आज के हिसाब से। तो अगला है धर्म जाति के नाम पर चुनाव आप नहीं लड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। और इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि 7 सदस्यों की ये जो थी पीठ बैठी थी। देखिए 5 या 5 से ज़्यादा होता है उस पीठ को संवैधानिक पीठ जो है कहा जाता है। ठीक है,
तो ये इसमें 7 मेंबर थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि 7 मेंबर में 4-3 से दिया है, मतलब 4 लोगों ने हाँ बोला है, 3 लोगों ने ना बोला है। 4-3 बहुत क्लोज डिसीजन था ये, तो 4-3 से ये डिसीजन जो है पास किया गया है। तो हो सकता है इस डिसीजन का रेशियो पूछ लिया जाए कितने से पास किया गया या कितने मेंबर थे। ठीक है, तो 7 मेंबर थे, 4-3 से इसको पास किया है। अच्छा, ये बात लिखी कहाँ हुई है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123(3) के तहत आप धर्म, जाति, भाषा के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों बोला? बिकॉज संविधान की जो व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट उसको रक्षक है, वो उसकी व्याख्या कर सकता है अपनी तरह से जब वो चाहें। ठीक है, तो उसने बोला है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप धर्म, जाति आधार के हिसाब पर जो है चुनाव आप नहीं लड़ सकते। किसमें लिखा है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 और 3। ठीक है, अगला है निर्वाचन। इसके निर्वाचन से संबंधित जो सारी प्रक्रिया दी हुई है संविधान में अगर हमारे हैं तो भाग होगा वो 15, आर्टिकल 324 से 329 तक। ठीक है, ये जो है बना हुआ है, इसमें सारे आर्टिकल जो है चुनाव से संबंधित हैं। अच्छा, ये बात आई कि भाई ये कौन सा केस था जिसके अंदर ये डिसीजन दिया गया? तो याद रखिए, अभिराम सिंह बनाम CD कोमाचेन के साथ सुंदरलाल पटवा केस को जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है जारी किया है। अगला है मणिपुर में। जानते हैं सब लोग कि अभी कुछ दिन पहले अशांति हो गई थी, उसके कारण ये था कि मणिपुर में अब 7 नए जिले बनाए। अब लोगों ने देखा कि भाई नए जिले बनाए तो अच्छी बात है, इसमें इतना रोने की बात क्या है? देखिए, दिक्कत ये है कि मणिपुर में 3 जनजातियां हैं, मेती, नागा और कुकी। ठीक है, अब वहां पर मणिपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे जो पूर्वोत्तर की समस्या है कि जब डिस्ट्रिक्ट बांट दिए जाएं, अलग कर दिए जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि मेती, नागा, कुकी, मतलब इनकी जो जनजातियां हैं वो आप अलग अलग जो है जिलों में बट जाएंगी। तो उससे क्या है, एक जाति जो है उनकी इकट्ठी नहीं होगी, और वहां पर इतने राज्यों की मांग, मतलब वो 7 राज्य जाके वो अपने 7 चौक 28 राज्य बनाना चाहते हैं अपने खुद के। ठीक है, मतलब हर 2 जिले एक नया राज्य बना दो, वो अपनी जनजाति के हिसाब से करने की, हमको इकट्ठा रहने दो भाई, तुम हमको अलग मत करो। ठीक है, तो इसलिए ये मांग उठी थी कि भाई विरोध कर रहे थे लोग कि आपने ये गलत किया। तो अगर हम जिलों के हिसाब से देखें तो पहाड़ी 5 जिले हैं और मैदानी जिले हैं 4। इससे पहले की जो स्थिति थी वो बता रहा हूं आपको, पहले 9 जिले थे और 7 अब बना दिए, तो टोटल जिले हो गए इनके यहाँ 16। ठीक है, तो ये इनका विरोध था कि भाई 16 जिले मत बनाओ, 9 ही 9 रहने दो तुम। तो इसमें पहाड़ी जिलों में आता था सेनापति, उखरुल, तामेंगलांग, चांदेल, चूरा चांदपुर, और मैदानी क्षेत्र जो आता था इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थाउबल और विष्णुपुर। ठीक है, तो ये इनके जिले थे। अब संख्या इनकी बढ़ा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मैंने इसलिए लिए, हो सकता है पूछ ले कि सेनापति या विष्णुपुर किस राज्य के जिले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि मेती, नागा, कुकी 3 जनजाति याद रखें, हो सकता है मेती पूछ ले कि मेती किस राज्य की जनजाति है। ठीक है, तो अब 16 जिले हो गए इनके यहाँ, अब 7 नए जिले बनाए गए। हो सकता है ऐसे पूछ ले कि हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है। अगला है प्रक्षेपण या मिसाइल। प्रोजेक्ट डेविल बना था 1970 में, यहाँ से जो है मिसाइल्स की स्टार्टिंग मानी जाती है, और इसके अंतर्गत कम दूरी की मिसाइल जो है बनाना है हमें, ये टारगेट था। अगला है प्रोजेक्ट वेलिएंट। प्रोजेक्ट वेलिएंट के अंदर क्या था कि लंबी दूरी की मिसाइल बनानी। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट डेविल में 1970 में जब ये पूछा गया है प्रोजेक्ट डेविल कब आया था, 1970 में, और इसके अंदर क्या था, तो कम दूरी की मिसाइल्स बनानी थी। लेकिन प्रोजेक्ट वेलिएंट जो था वो भी 1970 में आया, लेकिन उसके अंतर्गत लंबी दूरी की मिसाइल बनानी थी। मिसाइलों से देखा जाए, सबसे बड़ा प्रोग्राम जो आया था समन्वित निर्देशित परीक्षापात विकास कार्यक्रम 1983 में आया था। APJ अब्दुल कलाम को इसका हेड बनाया गया, और उसके बाद अग्नि, पृथ्वी जैसी जो मिसाइल्स हम लोग पा पाए हैं। अगला इंपॉर्टेंट है विधि आयोग की 264वीं। याद रखिए, ये जो रिपोर्ट की जो संख्या होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस रिपोर्ट में किस नाम से पूछ लिया, कौन से नंबर की रिपोर्ट थी, या इस रिपोर्ट में किसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो विधि आयोग की 264वीं रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में मिलावट की कड़ी सजा के प्रावधान की सिफारिश विधि आयोग ने की है। ये कौन सी रिपोर्ट है? 264वीं। अगला है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। याद रखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां लिखा है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पूछ लिया जाता है कि कब आया था। ठीक है, तो 2006 में ये बना था। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समावेशी वृद्धि एवं विकास की रिपोर्ट 2017 जारी हुई है, जिसमें भारत को मिली है विकासशील देशों की एक्चुअली ये रैंक है, तो भारत को इसमें 60वीं रैंक मिली है, और विकासशील देशों में लिथुआनिया जो है नंबर 1 पे है। वैश्विक प्रतिभा
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 92 यानी 92, और स्विट्जरलैंड को नंबर 1 बनाया गया है। 14वां, ये याद रखिए, देखिए 14वां प्रवासी दिवस है, ये डेट ये पूछा था कौन सा है, 12वां 13वां 14 15वां, तो याद रखिए 14वां प्रवासी दिवस था और ये हुआ था बेंगलुरु में। ये दोनों चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में पूछ ली जाती है थीम क्या थी, तो प्रवासी भारतीयों के लिए पुनर्परिभाषित संबंध, ठीक है, रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। ये एक्चुअली होता क्या है, इंग्लिश में ही वो देता है, इसलिए मैंने इंग्लिश भी लिख दिया नीचे, तो इसको आप देख लीजिए। और इसकी स्टार्टिंग हम देखें तो प्रथम जो हुआ था 2003 में हुआ था, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कहीं ऐसा पूछे कि स्टार्टिंग में जो पहला हुआ था कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, तो 2003 में न्यू दिल्ली में पहला हुआ था। इस साल जो है 30 पुरस्कार इसके अंतर्गत दिए गए, और मुख्य अतिथि जो थे पुर्तगाल के पीएम थे डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा, और इसके साथ में यूएसए की सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई और ब्रिटिश मंत्री प्रीति पटेल। दोस्तों इनको जो है अवार्ड भी दिया गया है, तो ये लोग भी आए थे इसमें। थल सेना में सुधार के लिए कमेटी बनी है, उसका नाम है BD सेटकर। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना जिसको मंजूरी मिल गई है केन बेतवा, जिसमें यूपी और MP जो है लिंक हैं, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट इस बात की, पन्ना टाइगर रिजर्व खतरे में पड़ गया है, क्योंकि वहां पर आ रहा है कि ये भाई ये बर्बाद हो सकता है पानी डूबने की वजह से, ठीक है। तो मेनली ये पूछ लिया जाए कि भाई इसके कारण कौन सा टाइगर रिजर्व है जो खतरे में है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है खतरे में आ गया है। डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्षता किसने की, चंद्रबाबू नायडू ने। उन्नत भारत अभियान क्या है, दोस्तों 2014 में शुरू इस अभियान में IIT और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से गांव के विकास में मदद करनी है, और एक तरह से मदद ऐसे करनी है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन संस्थानों को कुछ तो दे दिया है आसपास के गांव, और कुछ तो उनसे किया गया कि आप ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करिए जिससे हम कम पैसे में गांव को ज़्यादा विकसित कर सकें, या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोगों को रोजगार दे सकें, और बाकी सारी चीज़ों में हेल्थ में और उसमें क्या कर सकते हो। एक जो ढांचा बनाने की बात की गई है, तो सहयोग लिया गया है IIT का और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों का। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में भारत की जो रैंक है वो 6th है, और अमेरिका जो है नंबर 1 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें जो संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क में जो है सबसे कम करप्शन है, इंडिया को जो रैंक मिली है वो है 79, और सबसे भ्रष्ट देश जो है वो है सोमालिया। भारत और विश्व में अगर हम देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल अवावील, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवावील पूछा सकता है, अवावील किस देश की मिसाइल है, तो याद रखिए पाकिस्तान की है। दिमाग में एकदम जाएगा भी नहीं कि पाकिस्तान भी इस तरह की मिसाइल बना सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का बाबर, अकबर, हुमायूं इसी टाइप के नाम ज़्यादातर रखता है, तो कुछ अलग नाम रखने लगा है ये अब। तो अवावील जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की, याद रखिए। बाबर 3 पाकिस्तान की एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इन दोनों का हाल ही में भी परीक्षण किया गया है। इस पे थोड़ा संदेह है क्रूज मिसाइल पे, क्योंकि इंडिया ने बोला है कि मुझे इंडिया मतलब जो यहाँ के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटराइज किया हुआ है पूरा जो इन्होंने किया है, ठीक है। तो मतलब किया तो है, लेकिन इंडिया मतलब विश्वास नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। अगला, भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों के लिए हॉटलाइन स्थापित की गई है। कच्चादीबू जो द्वीप है उसमें जो है बार बार होता रहता है कुछ, तो इसके लिए हॉटलाइन स्थापित किया। हॉटलाइन का फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट जो है कनेक्शन हो जाता है किसी देश के साथ में, और अगर कोई बात होती है तो उसको जल्दी तुरंत समाधान हो सकता है। भारत इससे पहले पाकिस्तान के साथ ये ऑलरेडी कर चुका है। अब दूसरा देश है श्रीलंका, जो हमारी नौसेना है उसने जो है संपर्क बनाया है हॉटलाइन के द्वारा। FC-31 चीन का एक स्टील्थ विमान है, और ये 5th पीढ़ी के जो है विमान है, और पश्चिमी दुनिया से देखा जाए तो एशिया में ये चाइना ने जो है दुनिया का बड़ा काम करके दिखाया है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी का प्लेन बनाना आसान नहीं है। और स्टिल जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की है कि आप रडार से आपके वायुयान हो गया या आपका जो है जलपोत हो गया, कुछ भी हो गया, अगर स्टील टेक्नोलॉजी आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो रडार उसको नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो चाइना ने ये बना लिया है। भारत प्लस फ्रांस मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रम करेंगे, और चंद्रयान जो होगा अभियान चलाएगा भारत, उसमें फ्रांस भारत की मदद करेगा। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि चंद्रयान को भेजने में भारत की मदद कौन देश करने वाला है, तो याद रखिए फ्रांस ये करेगा। भारत वियतनाम को आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल जो है बेचेगा, ठीक है। ये आया है क्योंकि चाइना बीच में बड़ा नाराज हो गया था कि भाई वियतनाम को मत दो तुम, क्योंकि उसका साउथ चाइना सी का मैटर चलता रहता है, वो नहीं चाहता कि वहाँ का कोई ऐसा देश हो
जो थोड़ा पावरफुल बने। तो वियतनाम ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया से, तो इंडिया जो है हो सकता है आने वाले टाइम में आकाश और ब्रह्मोस उसको बेचे। भारत ने अब तक 79 देशों के साथ दोहरा कराधान जो है समझौता कर रखा है। कितने देशों के साथ? 79 देशों के साथ में। एरो 3 मिसाइल शील्ड, ठीक है, एरो 3 मिसाइल शील्ड जिसका भी हाल ही में परीक्षण किया है, ये इजराइल की मिसाइल है, ठीक है, एरो 3। चीन ने लंदन तक जो है ट्रेन चलाई है, ये 18 दिनों में। ये सिंजियांग प्रांत ही है, यीवू जो है चीन का, और यहाँ से ये कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस होके जो है लंदन पहुंचा था। फ्रांस ने अपने नागरिकों के लिए जो है अंगदान अनिवार्य कर दिया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस देश ने अपने नागरिकों के लिए अंगदान जो है अनिवार्य कर दिया है। यूएस का H1B वीज़ा, ये H1 वीज़ा जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था, तो एक बार इसको ध्यान रख लें, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि पहले जो था कि जो लोग इसके अंतर्गत जो वीज़ा दिया जाता था वो उसको दिया जाता था जिसकी जो सैलरी होती थी $60,000, ठीक है। तो ट्रम्प भाई साहब जब आए, इन्होंने इसको दुगना कर दिया। वो कह रहे हैं $1,30,000 जब तक आपकी नौकरी नहीं है तब तक आपको ये वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एंड TPP जो है USA से बाहर आ गया है। ये बहुत बड़ा झटका है। इस व्यापार एक समझौता है इन देशों के बीच में। बेसिकली इसमें 12 देश थे, अमेरिका, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, चिली और पेरू, ठीक है। तो अमेरिका जो है इससे बाहर हो गया है और वो उसको लगता है कि ये हमारे नुकसान का है। तो ट्रंप ने जो है पहले दिन बैठ के यही फैसला किया था। तो हो सकता है पूछ ले जाए कि किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में अमेरिका जो है बाहर निकल गया है। तो याद रखिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से जो है अमेरिका बाहर हो गया है। और अगला क्वेश्चन है, 6 इस्लामी देशों को यूएस का वीज़ा अब नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब ये करंट की बुक आई थी तब उसमें 7 इस्लामिक देशों के बारे में है, लेकिन अभी हाल ही में करीब 7-8 या 4-5 दिन पहले आगे पीछे की बात ही है, तो वहाँ की जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट थी उसने अब मान लिया है कि आप 7 नहीं 6 देश, ठीक है, 6 देश जो हैं उन पर हाँ आप प्रतिबंध लगा सकते हैं कि आपका जो है आवाजाही नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तभी बोला है कि हम जांच करेंगे, इसकी आगे भी देखते रहेंगे कि सिचुएशन किस तरह की है। तो फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो याद रखिए कितने देशों के खिलाफ लगाया गया है। ये तो 6 देश हैं और ये कौन से हैं? सीरिया, लीबिया, ईरान, सूडान, सोमालिया और यमन। यहां पर 100% अगर आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन नहीं है तो इराक ऑप्शन में दिया जाएगा, बिकॉज जब पहले घोषणा हुई थी तो इराक शामिल था, बाद में पता नहीं कौन सा इनको प्यार नजर आया कि इराक को इसने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन इराक अब अगर क्वेश्चन बना तो ये जरूर क्वेश्चन बनेगा कि इराक शामिल है या नहीं है, ठीक है। तो इराक नहीं है, ईरान शामिल है, ठीक है। अगला दुनिया के 30 डायनामिक शहरों की सूची जारी हुई थी अभी, जिसमें भारत के 6 शहर हैं और जीडीपी के इनोवेशन के हिसाब से बेंगलुरु जो है दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है। इसने सिलिकॉन वैली और संघई को पछाड़ा है, तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो याद रखिए जीडीपी इनोवेशन में बेंगलुरु जो है नंबर 1 है। अगला है आर्थिक इनोवेटिव इकोनॉमी में भारत की जो रैंक है वो है 66 और साउथ कोरिया को जो है नंबर 1 बताया गया है। देखिए गार अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले भी और लगातार अभी भी जो मांग चलती जाए तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, पहली बार जो है 2012 और 13 का जब बजट पेश किया था, प्रणब मुखर्जी उस टाइम वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये पहली बार जो है गार के बारे में बोला था, ठीक है। तब उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2014 से हम लागू करेंगे, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका। फिर बात बहुत लंबी खींच दी गई कि इसको आगे जाके कभी 1 अप्रैल 2017 में लागू करेंगे, लेकिन अभी भी इसकी कुछ स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि गार को पहली बार किस बजट में पेश किया गया था या बोला गया था, बारे में बात की गई। तो याद रखिए 2012 और 13 में, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस साल जो है किया गया है। तो इकोनॉमी को अच्छे से तैयार करें, बहुत क्वेश्चन इकोनॉमी से बनने वाले हैं। 12 और 13 का बजट में जो है पहली बार बात की गई। उसके बाद आ सकता है कि गार पे कौन सी कमेटी बनी। तो याद रखिए पार्थ सारथी सोम जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्थ सारथी सोम कमेटी 2012 में बनाई थी, इसके ऊपर गार के ऊपर समीक्षा करने के लिए। एयरटेल ने अपना जो एयरटेल भुगतान बैंक है उसका कार्य जो है राजस्थान से शुरू किया था और 12 जनवरी से ये पूरे देश में कार्य इसने करना अपना शुरू कर दिया है। और राष्ट्रीय घटनाओं को देखें तो मिशन 41K क्या है ये पूछा जा सकता है। मिशन 41K, ठीक है। तो भारतीय रेलवे में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से संबंधित है। अभी क्या हो रहा है कि जिस तरह की अभी एनर्जी इनको मिलती है, जहां से भी इनको मिलती है, तो उसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है वो कुछ ऐसा बना रही है कि भाई कुछ हमें सस्ती बिजली जो है प्राप्त हो सके। सगुन पोर्टल पूछा सकता है किससे संबंधित? सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है। जनधन खाता धारकों के 3 वर्ष के लिए
2 लाख रुपए का बीमा योजना देने की जो है गवर्नमेंट ने घोषणा की है। 20वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। मातृत्व लाभ कार्यक्रम जो है 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में लागू हो गया है। याद रखिए ये डेट को, 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में ये लागू हो गया है। और इसकी शर्तें ये हैं कि 2 संतान तक ही आपको ये मिलेगा। 6,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको वो 3 किस्त में मिलेंगे, वो मिलेंगे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बन गई है। पहली इसकी राजधानी जो है वो शिमला है और दूसरी राजधानी जो है धर्मशाला घोषित की गई है। देश का पहला वाईफाई शहर जो है बन गया है मुंबई। कर्नाटक में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण कर दिया गया है। दंतन ग्रामीण मेला जो है बंगाल में है और अभी प्रणब मुखर्जी जो है इस मेले में सम्मिलित हुए थे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। घाना, कंबोडिया, नीदरलैंड। याद रखिए घाना, कंबोडिया, नीदरलैंड में भारत महोत्सव जो है इस साल मनाया गया। हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ये पूछा जा सकता है। ये चाइना में जो है मनाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखें तो KZ-1A, ठीक है, KZ-1A चीन का एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन है जो अभी हाल ही में छोड़ा गया, तो हो सकता है पूछ ले कि KZ-1A का संबंध किससे है। अगला है एपिसोलन, जापान का एक ठोस प्रणोदक रॉकेट परीक्षण है और ये किया गया है। और इसमें ठोस प्रणोदक का यूज करने का मतलब इस तरह से है कि इन्होंने, ये नई चीज है, ठीक है, जापान ने किया, इससे पहले किसी ने किया। ठोस प्रणोदक का रॉकेट का परीक्षण जो है किसी ने नहीं किया है और इसलिए किया है क्योंकि इसमें लागत जो है कम है, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, ज़्यादा बनाना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, बेसिकली इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जैसे इसमें ध्यान रखा गया है, तो इसमें होता क्या है, इनका बताना है कि हम विस्फोट, जब कहीं हम विस्फोट करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी एक निश्चित मात्रा होती है कि ये सारी चीज़ें इतनी इतनी मिलाई जाएंगी तो ये विस्फोट होगा। लेकिन अगर उसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाए, आप एक सबकी समान मात्रा के हिसाब से आप मिलाएंगे तो उसमें विस्फोट नहीं होगा, जबकि वहाँ से लगातार जो है पावर जनरेट होगी। तो इस टाइप का जापान ने कुछ बनाने का इसमें प्रयास किया है कि हमें विस्फोट ना हो, लेकिन जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस जो है बनी रहे, ठीक है। तो ठोस प्रणोदक रॉकेट जो है इसीलिए जापान ने बनाया है इसको, ताकि इसमें लागत कम आए, इसलिए इसका प्रयोग करेगा। खांदेरी क्या है पूछा जा सकता है, तो कलवारी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है जिसका जलावतरण जो है किया जा चुका है। दोस्तों अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया कि 104वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन जो है विज्ञान कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि विज्ञान कांग्रेस हर साल होती है तो संबंधित क्वेश्चन से लगातार बनते रहते हैं। तो 104वीं जो है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस हुई है 2017 में और ये हुई है तिरुपति के वेंकटेश्वर जो विश्वविद्यालय है उसमें, और वेंकटेश्वर में ये दूसरी बार हुई है, उससे पहले ये 1970 में हुई थी। 2-3 कूट देख अगर पूछ लेगा तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय जो है उसमें ये हुआ है। अध्यक्ष इसके थे डी नारायण राव और थीम इसकी थी राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों इसमें विज्ञान कांग्रेस से क्वेश्चन तो बन रहा है, याद रखिए विज्ञान कांग्रेस का पहली बार जब विज्ञान कांग्रेस हुई थी तो वो साल था 1914, ठीक है। 1914 से ये लगातार होता चला आ रहा है, तो कहीं ये ना पूछ ले कि कब हुई थी, तो 1914 में हुई थी। अगला है 105वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2018 में कहाँ होगी। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो याद रखिए उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में ये होगी। मानव शरीर के 79th एक नया अंग जो है खोज लिया गया है, इसका नाम है मेसेंट्री, ठीक है। मेसेंट्री जो है जो किसी मानव के पाचन तंत्र में जो है पाया जाता है। उत्सर्जित कार्बन से उपयोगी केमिकल बनाने का प्लांट जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और एक और डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दुनिया में 6.56% वैश्विक उत्सर्जन करता है, किसका, कार्बन का, ठीक है। तो ये आंकड़ा जो है आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर इस स्पोर्ट से देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो हुआ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। रोजर फेडरर ने ये जीता है और ये स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। हराया था किसको, राफेल नडाल को जो स्पेन से हैं। रोजर फेडरर पे बात करें तो रोजर फेडरर ने 5 यूएस, 3 ऑस्ट्रेलियन और 7 विंबलडन जीते हैं अब तक, जो दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। ये इनके रोजर फेडरर जो हैं पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये जो सीरीज होती है टेनिस की, इसमें 5 या 5 से ज्यादा अवार्ड जो है इन 5 बार ये जीते हैं, ठीक है।
महिलाओं में अगर देखें तो सेरेना विलियम और वीनस विलियम दोनों बहनें, इनके बीच हुआ, तो बड़ी बहन सेरेना वही जीती और वीनस जो है हार गई। इसका भी एक रिकॉर्ड है कि सेरेना विलियम जो है स्टेफी ग्राफ का जो 22 का जो रिकॉर्ड था इनका, 22 ग्रैंड स्लैम का जो रिकॉर्ड था इनका, वो टूट गया है पिछली बारी, लेकिन अब स्टेफी ग्राफ से आगे बढ़ चुकी है, यानी कि इन्होंने 23वां, ठीक है, 23वां जो है ग्रैंड स्लैम अपना जीता है। लेकिन वो अभी भी पीछे हैं, 24वां ग्रैंड स्लैम एक कदम पीछे हैं। 24 ग्रैंड स्लैम जीते थे मार्गरेट कोर्ट ने, ठीक है, मार्गरेट कोर्ट ने जो है 24 जीते हैं, एक पीछे है सिरिल। अगर इसकी बराबरी जो एक और जीत लेते हो बराबरी हो जाएगी, और एक और जीतने के बाद वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बैडमिंटन अवार्ड जो है ये जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगी। अगला है दोस्तों रणजी ट्रॉफी, देखा जो गुजरात जीता है और मुंबई हारा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी देखना पड़ता है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 जो है रोनाल्डो घोषित हुए हैं। चेन्नई ओपन जो है रॉबर्टो वतिस्ता ने जीता है जो स्पेन के हैं। एक बार नियुक्ति देख लेते हैं। अमूल्य पटनायक जो हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। आलोक कुमार वर्मा को सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। विजय पांडुरंग भाटकर इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटिंग के जनक माने जाते हैं, और इंपॉर्टेंट इसमें लिए कि नालंदा के 22 चांसलर जो है इनको बनाया गया है। तो विजय पांडुरंग भाटकर जो है इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है याद रखिए। प्रोफेसर डेविड जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विरल वी आचार्य जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। विरल वी आचार्य। सीवी विश्वेश्वर जो हैं वैज्ञानिक हैं। कई बार पूछा जाता है कि ये जो इनका हाल ही में निधन हो गया है ये जो है किससे संबंधित है, ठीक है, तो सीवी विश्वेश्वर का जो है निधन हो गया है और वो एक वैज्ञानिक है। उनको ब्लैक होल मैन जो है कहा जाता था, ठीक है, ब्लैक होल मैन कहा जाता था इनको, सीवी विश्वेश्वर को। यूजिन सरनन का जो है निधन हो गया है, चंद्रमा पर जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 1972 में कहा जाता है कि इन्होंने चांद पे कदम रखा था, ठीक है। पैगी वेस्टन जो हैं अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली सबसे उम्रदराज महिला हैं, 56 वर्ष इनकी उम्र है। कृतिका पुरोहित जो है देश की पहली दृष्टिहीन चिकित्सक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको पूछा जा सकता है ये। अशोक चक्र जो है हांगपान दादा को दिया गया है, इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से था। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार लाला लैंड जो है को दिया गया है। और द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स, एनपी उल्लेख की पुस्तक है ये, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।